बरेली में 40 साल एक छत्र संतोष गंगवार के राज के बाद अब छत्रपाल सिंह गंगवार या फिर पिरवीर सिंह एरन। चुनाव का प्रचार थम चुका है और अब एक दिन बाद मतदान होना है। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि रुहेलखंड की राजधानी में कमल खिलेगा या फिर गठबंधन की साइकिल दौड़ेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल मतदान में क्या होगा, उसमें किस तरह की परिस्थितियां हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी भी हैं। अभिनव, जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, एक अगर मैं देखूं, करीब 17 साल मुझे भी हो गए इन चुनाव यहाँ देखते हुए इस बेल्ट में, तो मुझे ये लगता है कि अब तक जितने चुनाव हुए उसमें ये चुनाव एक तरह से डिफरेंट है। डिफरेंट इस नज़रिए से कि अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ का चुनाव अक्सर चूँकि मुस्लिम कैंडिडेट होता था और कम्युनल उसमें चला जाता था, जैसे सांप्रदायिकता उसमें साफ दिखाई देती थी। जो एक पक्ष है वो एक तरफ होता था और दूसरा पक्ष दूसरी तरफ चला जाता था। लेकिन ये पहला चुनाव है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें कोशिश तो हुई है, लेकिन अभी तक के चुनाव की हम बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से भी है ये कि चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी से नहीं आया है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की, तो उन्होंने प्रवीण सिंह एरन को उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो विरासत है संतोष गंगवार की 40 साल की, वो छत्रपाल सिंह गंगवार को ही सौंपने का फैसला लिया। जैसे संतोष गंगवार कुर्मी नेता थे, उनके बाद जो उनकी विरासत सौंपी गई वो उन्हीं की जाति के एक नेता को सौंपी गई है। और अभी से नहीं बल्कि ये लगने लगा था भाजपा के कदम से कि जब उन्होंने संतोष गंगवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया था, तो अगर हम योगी मंत्रिमंडल की बात करें तो उस वक्त छत्रपाल सिंह गंगवार को जगह दी गई थी। एक तरह से ये संकेत था कि आने वाले दिनों में अगर 75 प्लस जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 साल के जो नेता हैं उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तब अगर संतोष गंगवार चुनाव में नहीं होते हैं तो उन्हीं की जाति से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं, उन्हें लेके आया जा सकता है। और हुआ भी यही। कयास तमाम तरह के थे कि इस बार शायद कुर्मी जाति के किसी नेता को बदलकर किसी और जाति के नेता को ट्राई किया जाएगा, लेकिन भाजपा ने कोई रिस्क नहीं लिया। और उसके बावजूद भी उसे जो डैमेज कंट्रोल था, जो संतोष गंगवार के बाद एक सवाल ये खड़ा हो रहा था, अभी उनको आगे लेके जाया जा सकता था। जिस तरह से वो अगर देखें हम सेहत के तौर पर तो फिट हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल भी इस चुनाव में कर रही है। अगर पीएम के रोड शो की बात करें या फिर अमित शाह आए, उससे पहले अगर जितने भी नेता आए हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ यहाँ आए हैं, तो संतोष गंगवार दिखाई दिए हैं। तो इसका मतलब साफ था कि अभी उनकी राजनीतिक पारी को इस तरह से विराम देने का वक्त नहीं आया था कि वो ये कहकर कि वो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको एक तरह से सक्रिय राजनीति से रोक दे। ये माना जा रहा था कि जिस तरह से संतोष गंगवार खुद भी ये कह रहे थे कि अभी शायद उनको एक मौका मिल सकता है और वो लगे हुए थे शिद्दत से। अचानक ये फैसला हुआ कि संतोष गंगवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक तरह जैसे हम देखें तो पीलीभीत में भी एक बदलाव का फैसला हुआ था, बदायूं में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिला था। अगर हम दोनों बदलाव देखें तो उनसे कहीं बड़ा बदलाव बरेली में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें तो वो कमल को खिलाते रहे और बीच बीच में जिस तरह से उनको लेकर तमाम चीज़ें चली, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि संतोष गंगवार के बिना यहाँ की जो राजनीतिक पारी थी या यहाँ की जो राजनीतिक एक तरह से जो विश्वास शक्ति थी उसमें संतोष गंगवार को माइनस नहीं किया जाता। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार नहीं है और उनकी जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को आगे करने के बाद जो कोशिशें की हैं, उससे साफ झलक मिली है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बेचैनी है कि ये सीट उनसे किसी भी तरह से छीननी नहीं चाहिए। उनका मजबूत गढ़ रहा है, उस गढ़ को बचाने के लिए जितनी कोशिशें एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जा सकती थी वो हमें देखने को मिली हैं, चाहे पीएम का रोड शो, अमित शाह की रैली हो और या लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे यहाँ लगते रहे हों। एक बात मोटे तौर पर ये है, जैसे अभिनव अगर हम बात करें तो अभी तक जो चुनाव में जिस तरह आपने भी रैलियां कवर की हैं, मैंने भी देखा है और पब्लिक से भी बात की है कि जो सीन बना है इन तमाम चीज़ों के बाद अब जनता में किस तरह का एक माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम इस बार के चुनाव की बात करें तो ये थोड़ा सा जो अब तक पुरानी लोकसभा चुनाव, अगर बरेली की लोकसभा सीट की हम बात करें तो जो हुए उससे डिफरेंस है। इसके कई अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो पहली चीज़ ये था कि पिछले चुनाव में हम कई बार देखते थे कि यहाँ पर खासकर बरेली के लिए हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांप्रदायिक वाला जो एंगल होता था उसमें रहता था। लेकिन इस बार जो गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है वो नॉन मुस्लिम उतारा है। और तीसरी चीज़ ये जरूर एक इंटरेस्टिंग पार्ट बन रहा था, क्योंकि बरेली मानते हैं कि कुर्मी वोटर बाहुल है, तो उस पर बसपा ने भी ये दांव खेलते हुए जो था वो यहाँ से जो थे वो छोटेलाल गंगवार को अपना प्रत्याशी बना के उतारा था। तो लग रहा था कि मे बी जो फाइट है वो थोड़ा सा जो है इस बार मुड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से उनका पर्चा खारिज हुआ और फाइट 1 बाय 1 हो गई, तो उसके बाद जो अब सीन बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए चुनौती दोनों के पास है। भारतीय जनता पार्टी का बरेली गढ़ माना जाता रहा है, लंबे समय करीब 8 बार से यहाँ सांसद संतोष गंगवार रहे हैं
तो उनका टिकट काट कर छतरपाल गंगवार को लाया गया है। अब एक बड़ा सवाल उस समय ये भी तमाम खड़ा हो रहा था कि आखिरकार भाजपा इतना बड़ा ये फैसला क्यों ले सकती है। तो अगर इसके पिछले अगर हम जाएं तो कुछ फैक्ट को भी देखना पड़ेगा, जिसे देखने के बाद हमें शायद लगता है कि भाजपा इतना बड़ा फैसला ले पाई। क्योंकि अगर हम पिछले के चाहे हम 19 का चुनाव देख लें, 14 का चुनाव देख लें, तो जो वोटिंग परसेंटेज है बीजेपी का, वो बरेली लोकसभा सीट पे काफ़ी अच्छा रहा है, 50+ या 50 के अराउंड रहता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये मजबूती की चीज़ है। यहीं अगर हम विपक्षी दलों की बात करें, चाहे हम सपा की बात करें या अन्य जो दल हैं, कांग्रेस की बात करें, तो ये 35 के आसपास आके जो है वो रह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के लिए जो था वो थोड़ा सा उनके लिए कह सकते हैं प्लस पॉइंट रहा कि वो इस टिकट को बदलने का जो फैसला था, बड़ा फैसला था, वो ले पाए। वो भी तब जबकि उन्हें पता था कि कुर्मी बहुल सीट है और संतोष गंगवार जो है वो क्योंकि कुर्मी नेता है यहाँ पे हैं, तो अगर उनका टिकट काटने के बाद कुर्मी वोटर अगर नाराज होता है, जो नाराज हुआ भी स्टार्टिंग में हमने देखा भी कि टिकट के बाद तमाम विरोध हुआ, जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या भूपेंद्र चौधरी यहाँ आए और उन्हें संतोष गंगवार के कार्यालय पे ही जो थे उनके समर्थकों का गुस्सा देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि जो नाराजगी सोच रहे थे कि वो शायद नहीं होगी छतरपाल गंगवार को एज अ कुर्मी नेता वापस लाके, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई दी। इस वाले मामले में अगर हम देखें बदलाव जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देर की है। जैसे अगर संतोष गंगवार का टिकट चेंज होना था तो ये बात चुनाव से पहले तय हो जानी चाहिए थी, और शायद अगर ये हो जाती तो अमित शाह जब गृह मंत्री यहाँ आए थे तो उन्हें सभा में ये नहीं कहना पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार की कोई और भूमिका, अच्छी भूमिका सोच रखी है। अगर ऐसा होता तो पहले ही तय होता कि संतोष गंगवार को क्या मिलना है और उनकी जगह किसे लेकर आना है। शायद मुझे जहाँ तक ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी को, राजनीति को देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेज़ी से मजबूत हुई है और वो तय भी कर रही है। जैसे बहुत से नेता, अब से पहले आपने देखा कि बहुत से बड़े नेताओं से जिम्मेदारी छीनने के बाद उनको एकदम साइड लाइन कर दिया गया। वैसा ही फैसला एक तरह से बरेली में था कि भारतीय जनता पार्टी ये कंफर्म थी कि हम किसी को भी लड़ाएंगे तो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव में अगर हम उसकी गठबंधन की रणनीति देखें तो गठबंधन ने इस बार जो थोड़ा सा जो रणनीतिक तौर पर दिखाई दे रहा है, अब वो कितना उसमें सक्सेस होते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से मुद्दे थे, देखिए वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत मुखर थे। यहाँ पे आपने देखा कि प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने मैनिफेस्टो को लेकर भी कांग्रेस के बहुत कुछ कहा। उसके बाद अमित शाह आए तो अमित शाह भी कांग्रेस को लेकर बहुत बरसे, और वो एक तरह से जैसे राहुल गांधी को शहजादा कहा करते थे, उसी शहजादे का उन्होंने नया एक पार्ट जो था उसमें अखिलेश यादव को भी शामिल कर लिया। पहले एक शहजादे थे, फिर शहजादों की जोड़ी हो गई है। क्योंकि कांग्रेस अगर पूरी बेल्ट में हम इसमें देखें 5 सीट है मंडल में, जिसमें एक बरेली भी शामिल है, तो कांग्रेस इसमें कहीं मंडल में दिखाई नहीं दे रही है। तो एक ही सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती भी थी कि वो कांग्रेस को टारगेट करके समाजवादी पार्टी के जो साइकिल है उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसको फिर वापस नहीं लिया जाता। जैसे अगर हम संतोष गंगवार की ही बात करें तो आखिर तक ये चलता रहा कि शायद फिर से छत्रपाल सिंह गंगवार को वापस करने के बाद संतोष गंगवार को आगे लेके आ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कुर्मी बनाम ब्राह्मण एक तरह वो चला, काफ़ी लंबे टाइम तक वाद विवाद हुआ। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी जो भारत सेवा ट्रस्ट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 40 साल तक बरेली में चलती रही है, संतोष गंगवार का वो ऑफिस है, वहाँ उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, संतोष गंगवार की जहाँ तक हम बात करें, उनसे सभी ने बात की है, मैं भी बात करके आया था, रोड शो से एक दिन पहले की बात है पीएम के। तो उनका जो वो था वो एक तरह से ये था कि इसमें बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक तरह से ये है, एक बेचैनी भी है और एक तरह से ये तड़प भी है, और ये एक कुछ नाराज़गी भी हल्की तौर पर, वो जाहिर हालांकि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन भांपने वाले भाप ही जाते हैं। जिस तरह से संतोष गंगवार पार्टी के लिए लगे रहते थे, वो रवैया शायद इस चुनाव में उनके नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये कितना इफेक्ट करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हर चंद ये कोशिश की गई है कि कहीं भी कोई ऐसी नाराज़गी संतोष गंगवार की तरफ से नहीं आ जाए कि जिससे चुनाव में कुछ गलत हो उसके लिए। अब अगर हम इसमें बात करें अभिनव, तो देखिए चुनाव की 2 मोटी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी अहम रहेंगी। एक तो ये है कि गठबंधन ने फिर से ये सोचा कि चूंकि एक बार संतोष गंगवार को प्रवीण सिंह ऐरन हरा चुके हैं, भले ही वो तब कांग्रेस में थे, ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट हुआ जो इस बार फिर से उन्हें आगे लेकर आया गया। दूसरे जो अगर हम देखें तो बिसात ठीक सजी थी जो गठबंधन की तरफ से है। गठबंधन बीएसपी की तरफ से ये माना जा रहा था कि जब दोनों दलों के जो प्रमुख दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और गठबंधन हो, कांग्रेस
सपा गठबंधन, उनसे जब दोनों हिंदू उम्मीदवार आ गए थे तो उसमें ये माना जा रहा था कि शायद बहुजन समाज पार्टी यहाँ किसी मुस्लिम को टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी और इन कांग्रेस और सपा के बीच में बसपा ने एक दांव खेला कि कुर्मी बेल्ट में उन्होंने एक कुर्मी को उतार दिया, लेकिन उनका पर्चा जिस तरह से मास्टर छोटेलाल गंगवार का खारिज हुआ उससे सवाल खड़े हुए। ख़ास तौर से छोटेलाल गंगवार की भूमिका पर भी सवाल हुए कि आखिर जो पूर्व विधायक रहे हों, इतनी लंबी राजनीतिक उन्होंने की हो, बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है उनका, वो आज के नेता नहीं बल्कि बहुत पुराने नेता हैं। उनसे ये चूक कैसे हो गई कि उन्होंने शपथ पत्र में ऐसी चीज़ें छोड़ दी कि जो उनके पर्चा खारिज होने का आधार बन गया। मेरी भी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि मैं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गया हूँ, लेकिन चूंकि गलती थी और जाहिर सी बात थी कि ये बेचैनी थी बहुजन समाज पार्टी में भी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के इस चुनाव में अपने हाथी का निशान जो उसका बेस वोटर है या कैडर है उसको नहीं दे पाई है। अब ये वोट जो है ये बहुत बड़ा वोट है बहुजन समाज पार्टी का। ये वोट किधर जाएगा? पहले तो ये लग रहा था कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को उतारा है, उनकी यहाँ मीटिंग भी हुई थी और वो जिताने की बात कह के गए थे और तमाम तरह की उन्होंने और चीज़ें भी कही थी कि जिससे और भीड़ भी आई थी उसमें, तो उससे लग रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक छिटक रहा है वो कहीं ना कहीं उसको वापस लाने की कोशिशें बहुत सही अंदाज में हो रही हैं। लेकिन जब यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है तो अब ये वोट कहाँ जाएगा? ये वोट ये है कि अगर इस वोट ये जिधर भी एकजुट होकर चला गया उसकी जीत तो ये लगभग तय ही कर देगा। अब जिस तरह से जैसे हम देखें तो आज आखिरी दिन था प्रचार का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके कैंडिडेट हैं छत्रपाल सिंह गंगवार और कांग्रेस और सपा गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं प्रवीण सिंह ऐरन, दोनों ने रोड शो करके ताकत दिखाई है और एक तरह से ये चुनाव बिल्कुल जैसे वार और पलटवार पर पूरी तरह से फोकस रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो सभी ने टारगेट किया है, सपा को भी टारगेट किया है, कांग्रेस को भी टारगेट किया है। उसके जवाब में जिस तरह से अखिलेश यादव मोर्चा संभाले रहे हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो जनता से कनेक्ट करने की हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें एक वर्ग को और एक ख़ास वर्ग को आगे बढ़ाने की नहीं बहुत सी चीज़ें कही गई हैं, जो चाहे वो आरक्षण की बात हो या फिर गौकशी की बात हो, वो पूरी तरह से एक था कि ये कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो क्या होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि इस बार जैसे बरेली का झुमका मशहूर है, तो उन्होंने एक यहाँ से वर्ड उठाया, वो शब्द था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बरेली के बाज़ार में अहंकार गिरेगा, क्योंकि यहाँ झुमका गिरने को ही चर्चित रहा ही। अब जैसे हम देखें तो अभी तक का जो सीन बन रहा है, अब एक कल का दिन है, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से बहुत तेज़ी से चली हैं और बिल्कुल ऐसा मुकाबला हुआ है कि जिसे हम बेहद रोमांचक कह सकते हैं। वो क्या रहेगा, देखिए जनता क्या फैसला सुनाएगी, हम बहुत से लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं। हमने मूड परखने की ज़रूर कोशिश की है और मूड जिस तरह से परखा है तो उससे भी ये लगता है कि जैसे खामोशी है चुनाव में, उसमें कुछ भी फैसला आ सकता है। कुछ लोग हैं कि जो ये खुलकर कह रहे हैं कि हमारा वोट इधर जाएगा और कुछ लोग उधर के भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा वोट जहाँ जाता था वहीं जाएगा। अब कुछ वोट ऐसा है कि जो इधर उधर हो सकता है, वो वोट इसी आधार पर होता है कि जब उन्हें ये लग जाता है कि कोई कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ वोट ऐसा होता है कि उसे अगर ये लगे कि सामने वाला कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है तो बहुत सा वो जो वोट है उधर चला जाता है। इसी वजह से दोनों तरफ से कोशिशें जो इस बार हुई हैं वो बहुत मजबूती के साथ हुई हैं, धमाकेदार तरीके से हुई हैं। अब अगर हम आज की बात करें तो जिस तरह का रोड शो हुआ है, दोनों तरफ से भीड़ जुटाई गई थी। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जनसभाओं में भी दोनों तरफ से आई है। ऐसे में ये जज करना कि किसका पलड़ा भारी है, जैसे अमूमन यहाँ पे बाहर से भी मीडिया आता है, वो भी यहाँ से बहुत कुछ लोगों से बात करके चला जाता है और ये लगभग इशारतन ये कह दिया जाता है कि ये चुनाव इनमें है। लेकिन अभी मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो बड़े चैनल्स की हैं या बड़े जो डिजिटल प्लेटफार्म हैं, उनका भी यही कहना है कि ये चुनाव जो है उससे पहले आकलन करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जिस तरह से गढ़ बचाने की कोशिश कर रही है, उसमें समाजवादी पार्टी सेंध लगाने के लिए जो प्रयास उसको करने चाहिए थे उनने बहुत मजबूती के साथ किए हैं। आपने भी समाजवादी पार्टी को कवर किया है, अखिलेश यादव की आपने सभा देखी थी, उसमें जिस तरह की चीज़ें हुई अभिनव, उससे जैसे जो पहले उनकी मीटिंग होती रही हैं, उससे क्या आपको ऐसा चेंज लगा कि वो ये सीट किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से छीनने की कोशिश में लगे हैं? देखिए, अखिलेश की जो जनसभा हुई थी बिशप इंटर कॉलेज मैदान में प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में, अगर उसकी खास बात करें तो जिस तरीके से हमने उससे पहले जो जनसभाएं देखी, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की थी या पीएम मोदी की थी, तो वो सीधे तौर पे कांग्रेस और सपा पर एक तरीके से कह सकते हैं वो टारगेटर हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपनी जनसभा करी, उनका जितना मतलब भाषण था
उसमें वो आधे में ही बीजेपी पर हमलावर दिखे। बाकी उन्होंने जितने भी मुद्दे मतलब भाषण दिया है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को कनेक्ट करने वाले करे। इसमें वो मुद्दे उठाने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं जिसका हम देखते आ रहे थे कि कहीं ना कहीं पब्लिक में जो है वो कह सकते हैं कि उसको लेकर हो सकता है इंडिपेंडेंसी हो बीजेपी के खिलाफ। तो जैसे पेपर लीक का मुद्दा रहा, क्योंकि अभी हम देखें कि जब चुनाव का ऐलान हुआ उससे पहले यूपी में पेपर लीक का मुद्दा जो था वो काफ़ी हावी रहा था। अगर इसके अलावा हम बात करें, जब अग्निवीर योजना लाई गई थी उसके बाद भी काफ़ी दिन तक हमने देखा था देश भर में विरोध हुआ था। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो छोटे छोटे जो पब्लिक से सीधे कनेक्ट करते हैं, खासकर युवाओं से, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा फोकस जो वो रहा अपनी जनसभा में वो कहीं ना कहीं किसानों और युवाओं से ज़्यादा जुड़ा रहा। उन्होंने कृषि कानूनों की बात करी, पेपर लीक की बात करी, अग्निवीर योजना की बात करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे सरकार बराबर जो है चाहे फ्री राशन को लेकर भी फ्री राशन को लेकर कह रहा है, तो उन्होंने बताया भी कि जो राशन दिया जा रहा है उसमें उन्होंने ये कहते हुए कटाक्ष करा कि सरकार जो राशन दे रही है वो गर्मी में बाजरा खिला रही है। अगर हम आएंगे तो हम पैकिंग वाला आटा देंगे और आटे के साथ में डाटा फ्री देंगे, क्योंकि जितना खाना जरूरी है उतना ही आज के समय में शायद क्योंकि डिजिटल होता जा रहा है तो उसके लिए डाटा भी जरूरी है, तो हम वो भी देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक को एक तरीके से कनेक्ट करने का उन्होंने कोशिश करी है। ये दिखाती है कि जिस तरीके से बरेली को भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो वो इस बार क्योंकि कैंडिडेट चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो हो सकता है कि कुर्मी वोट, जैसे हमने देखा कुर्मी बनाम यहाँ पे ब्राह्मण हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जो वो अंदर खाने पार्टी में कहीं ना कहीं जो विरोध के बीच में स्वर दिखाई दे रहे थे वो उसको कहीं ना कहीं जो है उस पर जो है वो सोच रहे हैं कि सेल लगाने में आसानी होगी। इसका तरीका यही है कि पब्लिक से कनेक्ट होते हुए उसके मुद्दे उतारे हैं। और एक दो चीज़ें मतलब कह सकते हैं आप लोकल कनेक्ट को लेके, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बरेली का गाना था झुमका गिरा रहे, तो ये जो पब्लिक कनेक्ट थे वो कहीं ना कहीं वो इसीलिए लेके आए एक चीज़ पब्लिक को लाना था। अभी ना एक चीज़ मुझे जो मंच पे मैंने देखा कि उस मंच पे जैसे समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत अगर इस बरेली की बात करें तो आपस की गुटबाजी है। जैसे अक्सर जब अखिलेश यादव यहाँ आए हैं तो उन्होंने तमाम नेताओं को बैठाकर इसको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन पहली बार जो उनका मंच मैंने देखा उस पर जो ऐसे नेता थे जो चुनाव से पहले एकदम भूमिगत से हो गए थे, जैसे वो दिखाई नहीं देते थे, पार्टी की मीटिंग में नहीं दिखते थे और बड़े कार्यक्रम तक में वो नहीं आते थे, लेकिन पहली बार ये दिखा है कि जैसे एक तो उन्होंने वीरपाल सिंह यादव, उनको इस वजह से पीछे कर दिया गया था कि माना जाता था कि वो मुलायम सिंह यादव के करीब रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष पद है उसको संभाला है। उनको मंत्री भी बनाया गया, दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया, उनको राज्यसभा में भी मुलायम सिंह लेके गए थे। और इस बार पहली बार ये दिखा इस चुनाव में कि अखिलेश यादव ने वीरपाल सिंह यादव को आगे किया है। जैसे पहले उनको बरेली में ही तमाम उसमें वो दिखाई दिए, फिर उसके बाद उनको जो बदायूं लोकसभा है उसका प्रभारी बना दिया गया। तो और इसी तरह से अगर हम आप देखिए तो अताउर रहमान का समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं या मुस्लिम्स में, वो इस चुनाव को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से देखते रहे हैं। एक ये कह सकते हैं हम कि जैसे डॉक्टर IS तोमर थे, उस जो उनकी रैली हुई है अखिलेश यादव की बिशप मंडल वाली, उसमें वो भी आए थे, महिपाल सिंह यादव थे और छोड़ दीजिए जो प्रोफेसर वसीम बरेलवी हैं वो तक उस मंच पर दिखाई दे गए थे कि जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से जब सरकार थी तो उन्हें MLC बनाया था और इस MLC उन्हें जो साहित्यकार हैं उस कोटे से बनाया गया था। अमूमन हम बात करें तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो एक आध बार वो मंच पे दिखाई दिए होंगे, लेकिन ये चुनावी रैली थी पूरी तरह से उनका वहाँ आना, ये साफ तौर पे मैसेज था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कभी समाजवादी पार्टी बरेली में जीती नहीं है, तो इस बार वो किसी भी तरह से एक खाता खोलने की जो उनकी जिद्दोजहद है वो तमाम इन कोशिशों दिखाई दे रही है। इस चुनाव की एक ख़ास बात अगर मैं उस पर डालें तो ये भी है कि जैसे एक तरफ जो अगर हर बार चुनाव में जैसे मुस्लिम वोट को लेकर कहा जाता था कि मुस्लिम वोट में जैसे पहले से ही झलकने लगता था वो किधर जाएंगे, इस बार वहाँ भी खामोशी है। तब खामोशी है कि जब अगर हम बात करें मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आला हज़रत ख़ानदान से आते हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो उनकी पार्टी है वो सब जगह और जगहों पर अगर हम बात करें तो गठबंधन के साथ है, लेकिन बरेली में वो गठबंधन के साथ नहीं है। और उन्होंने एक तरह से नोटा दबाने का आह्वान किया उन लोगों से जो उनको मानने वाले लोग हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के लिए गुस्सा निकालते हुए आंवला में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन की बात कही थी। तो एक तरह से ये चुनाव न सिर्फ हार जीत का सबब बनेगा, बल्कि जो लोग इस चुनाव में दिलचस्पी जिन्होंने दिखाई है उनको भी ये साबित कर देगा कि वो कितने पानी में हैं।
जैसे अगर मान लीजिए चुनाव का रिजल्ट उसी तरह से आता है जिस तरह से अगर हम मौलाना की बात करें, उन्होंने आह्वान किया है, या दूसरे मौलाना हैं उन्होंने आह्वान किया है, तो ये भी होगा कि उनका कितना असर है। और अगर उस तरह का नतीजा नहीं आता तो ये भी साफ हो जाएगा कि जो वोटर है वो किसी भी, जैसे जो धार्मिक लोग हैं या इस तरह के और लोग हैं जो चुनाव में अपीलें करते हैं कि नहीं हमारे कहने से वोट दे दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा कि वोटर अब किसी के कहने में नहीं है, वो अपने मन से ही तय करेगा कि उसे किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। देखिए, बरेली की अगर इस चुनाव की बात करें तो ये कई मायनों में जो है खास है। एक तो खास वजह ये है कि जिस तरीके से हम देखें कि संतोष गंगवार की राजनीति चलती चली आई, तो बरेली पे एक स्टैंप लगा हुआ, क्योंकि कुर्मी बहुल सीट है तो कुर्मी नेता खड़ा करिए और सीट जीत जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी मान सकते हैं कि 2009 में जिस तरीके से जब भगवत सिंह गंगवार और संतोष गंगवार आमने सामने आ गए थे, तो जो कुर्मी वोट में ध्रुवीकरण हुआ, जो बटा, उसका कहीं ना कहीं उसमें बताया जाता है कि प्रवीण सिंह एरन जो है वो जीत के बाहर आए। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो एक छाप बनी हुई है कुर्मी वोटर की, इस बार क्योंकि छतरपाल गंगवार के सामने सीधे प्रवीण सिंह एरन है, अगर यहाँ पर इस चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं, अगर वो प्रवीण सिंह एरन और सपा गठबंधन के पास जाते हैं, तो एक जो कुर्मी वोटर वाला जो एक स्टैम्प रहा था बरेली की सीट पे, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डगमगाता था, वो नजर आएगा। क्योंकि हम खास तौर पे अगर देखें कि कुर्मी बनाम क्योंकि ब्राह्मण, हम विवाद लगातार पिछले उसमें देखते आए हैं, तो एक तो ये स्टैम्प की बात है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर, क्योंकि बरेली में अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो अच्छी खासी तादाद में है। अब से पहले के चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट होता था तो वो कभी जो होता था कहीं भी बढ़ता था, कभी एक तरफा कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई देता था। अगर हम शुरुआत के चुनाव की लोकसभा की बात करें तो ये एक तरह से मुस्लिम सीट कांग्रेस में घोषित हो गई थी, क्योंकि यहाँ से आबिदा बेगम जीती, मिसर यार खां जीते, और उसके बाद जिस तरह से फिर संतोष गंगवार का उदय हुआ और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में भी बेचैनी थी कि वो जो उनकी पहले वो सीट रही है, एक आवाज़ भी उठती थी कि जिस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट जीतते रहे वहाँ से अब क्यों नहीं जीत रहे हैं। तो बीच में जितने चुनाव हुए, जितने संतोष गंगवार चुनाव जीते हैं, उसमें जो मुस्लिम का एक बड़ा वोट बैंक है वो अपने ही कैंडिडेट की तरफ जाता रहा। जैसे यहाँ पे इस्लाम साबिर लड़े, अकबर अहमद डम्पी लड़े, इस्लाम साबिर की बात करें तो वो अपनी बहू को भी यहाँ से चुनाव लड़ा चुके हैं। तो इस तरह के जो कैंडिडेट आए, लेकिन जो चुनौती थी, जो मुस्लिम चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने थी, वो कभी टिक नहीं पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट एक तरफ हो जाया करता था, और इस मुस्लिम्स के प्रयास की वजह से जो दूसरे जो वर्ग का वोट था वो दूसरी तरफ चला जाता था, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कह सकते हैं। इसी वजह से कभी भी समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं जीती। इस बार भी चुनाव में ये है कि जिस तरह से कुछ वोटर ऐसे हैं कि जिनसे हमने बात हुई, उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर हमसे ये कहा कि देखिए, हो सकता है कि हमें ये कुछ मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज़गी हो, या ये इफेक्ट हो सकता है कि संतोष गंगवार का टिकट कटा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा उनका लचीला रवैया ये था कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडिया गठबंधन के पास, और ख़ास तौर से प्रवीण सिंह एरन के पास, वो यही है कि वो अपनी जाति का कितना वोट यहाँ से ले सकते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में उठा पटक चली है, चाहे वो टिकट संतोष गंगवार का कटने को लेकर हो, या फिर जिस तरह से उनका टिकट कटने के बाद कुर्मी बनाम ब्राह्मण विवाद खड़ा हुआ हो वो हो, या फिर जिस तरह से ये है कि इस चुनाव में चूंकि ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है या बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वो वोट अगर किसी तरह से दाएं बाएं होता है तो इस चुनाव के नतीजे दूसरे भी हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किसी भी तरह से अपना वो वोट बैंक जो अब से पहले उसको मिलता रहा है, चाहे वो संतोष गंगवार थे वो उनके नाम पर मिलता हो या फिर और मोदी के नाम पर मिलता हो, किसी भी तरह से अपना वो प्रदर्शन बाकी रखना चाहते हैं। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि प्रवीण सिंह एरन के लिए ये तो चुनौती होगी कि अपना वोट बैंक कितना पाते हैं, साथ ही साथ दूसरी जातियों के जो वोट है वो कितना अपनी साइड कर पाते हैं। इसमें एक मतलब खास चीज़ जो है वो इस चुनाव में देखने को मिली थोड़ा सा, क्योंकि हमने जिस तरीके देखा संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद जो कुर्मी थोड़ा सा या उनके सपोर्टर नाराज थे, तो इसे लेकर एक तरीके से कह सकते हैं कि बीच में काफ़ी चल रहा था, और इसे हवा भी जो है प्रवीण सिंह एरन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उन्हें होते हुए दिखाई देगा। अखिलेश यादव की जब जनसभा थी तो उसमें मंच से खुद प्रवीण सिंह एरन ये कहते हुए अपने भाषण में आए थे कि जो है उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो हमारे साथ जो है लोग कह रहे हैं कि वो हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, अगर वो हमें लड़ा रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है। तो अखिलेश यादव जो थे वो उन्होंने भी इस चीज़ पे जो है वो चुटकी ली थी कि यहाँ तो सुना है कि जो है पार्टी में जो है वो जो है एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं नेता,
और पार्टी के एक बड़े नेता जो हैं वो हमारी पार्टी को जो है जिताने जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि इस बार हमारी सीट निकल रही है। ये कहीं ना कहीं वही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो संतोष गंगवार के समर्थक नाराज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये कुर्मी नेता रहे बड़े, तो कहीं ना कहीं वो कुर्मी जो वोट बैंक है उसे किसी ना किसी तरीके से अपनी जो है गठबंधन की ओर लाने का जो है वो प्रयास करा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में वो सफलता कितनी मिलती है। जिस तरीके की तमाम चीज़ें उठती आई हैं, जिस तरीके से बराबर सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं सतपाल गंगवार का टिकट होने के बाद, एक नौबत हमने वो भी देखी कि सतपाल गंगवार का ये भी बयान आ रहा था कि जो है वो सरेंडर कर देंगे अपना टिकट को, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाता। तो ये तमाम चीज़ें राजनीति है, उठा बैठक चलती रहती है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं जो वोटर होता है वो भी कई बार कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो कई बार पार्टी के नाम पे वोट देता है, कई बार मतलब प्रत्याशी के नाम पे वोट देता है, कई बार वो ऊपर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देख के वोट दे देता है, उसे पार्टी के प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब मेन चीज़ जो है वो इस चुनाव में यही देखने वाली, क्योंकि संतोष गंगवार की अब तक हम बात करते आए, क्योंकि वो इतनी लंबी राजनीति करते चले आ रहे थे, और एक मतलब उनके बारे में खास नेता के तौर पर एक बात कही जाती थी कि उनके दफ्तर पे कोई भी चला जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था, वो अपने लेटर पैड पर लिख के भेजते जरूर थे अधिकारियों के पास। तो ये एक मतलब कह सकते हैं जमीन से जुड़े हुए टाइप के नेता थे, तो उनका एक अपना चेहरे का भी फेस वैल्यू लोकल में बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि इस बार जिस तरीके से कैंडिडेट चेंज हुआ है, अगर सतपाल गंगवार की हम बात करें तो पहले बहेड़ी से विधायक रहे, लेकिन इस बार वाला जो चुनाव था वो अपना बहेड़ी का हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो वोटर होता है वो तमाम चीज़ों को देखता है, क्योंकि संतोष गंगवार लगातार जीतते हुए आ रहे थे, 8 बार के सांसद थे, और एक ऐसा प्रत्याशी उतारना जो पिछला चुनाव अपना विधानसभा का हारते हुए आ रहा, उसे लोकसभा लड़ाना, तो देखिए ये कई बार वोटर के दिमाग में होता है। हालांकि अभी वोटर में ये तय नहीं है कि वो प्रत्याशी के नाम पर वोट देगा कि केंद्रीय नेतृत्व के नाम मैं पर। वही बता रहा था कि ये भाजपा का कॉन्फिडेंस है कि वो जिसे भी लड़ाएंगे, उन्हें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो जीत जाएगा। खैर क्या जनता फैसला सुनाती है, अब बस कुछ वक्त बचा है, और कल अगर हम बात करें सोमवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। एक अभिनव इस बात इस चुनाव में मैंने जो देखा है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं रविंद्र कुमार, उनकी तरफ से जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस पूरे चुनाव में अभी तक प्रशासन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा है जिससे कहीं ये लगे कि प्रशासन किसी को लेकर किसी का पक्ष कर रहा है या किसी का विपक्ष कर रहा है। चुनाव की तैयारियां उसी तरह से हुई हैं जिस तरह से आयोग के निर्देश थे, उनको सामने रखते हुए तैयारियां हुई। और उसके बाद अब जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी, जैसे आज अभी की बात करें हम, तो प्रेक्षक ने रैंडमाइजेशन कर दिया है उन कर्मचारियों का कि कौन किस उसमें विधानसभा में जाकर ड्यूटी करेगा। जैसे ये भी किसी कर्मचारी को नहीं पता होता है कि वो किस विधानसभा में उसकी ड्यूटी लगी है। ये आज जो शाम में हुआ है, और अब कल जब पोलिंग पार्टियां वहाँ से परसाखेड़ा से रवाना होंगी तो वो अपने अपने बूथों तक उन्हें बता दिया जाएगा कि आपकी फला बूथ पर ड्यूटी है, वहाँ आप ड्यूटी करेंगे। साफ निर्देश हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के कि पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण होना है, और ज़्यादा कोशिश ये है एज ए प्रशासन, एज ए जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, चूँकि इस वक्त पूरी कमान जो है ज़िले के जिला निर्वाचन का अधिकारी के हाथ में चुनाव के दौरान, उनकी कोशिश भी ये है किसी तरह से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तमाम कोशिशें भी की हैं, जैसे बीच बीच में आपने उनको कवर भी किया है। तो जैसे हम मोटे तौर पर देखें तो मतदान को बढ़ाने के लिए प्रशासन की तैयारियां क्या हैं इस बार के? देखिए अगर इस बार के हम चुनाव को बात करें, क्योंकि पिछली साल का अगर हम बात करें, अगर 2019 का जो लोकसभा चुनाव यहाँ गया है तो करीब 59% के आसपास जो था यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज रहा था। तो इस बार जो है उसको बढ़ाने के लिए लगातार जो था वो प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा अगर हम स्टेप के तौर पर बात करें तो इस बार जो है एक ऐप लॉन्च करी गई माई बूथ के नाम से। तो वो इसीलिए करी गई कि तमाम लोग हम देखते थे कि उन्हें यही नहीं पता होता, में ही बनी है ये बरेली के लोकल की बनाई गई थी। ये खास मतलब उन लोगों के लिए बनाई गई थी कि देखिए सबसे बड़ा जो चुनाव में दिक्कत आती है वो ये रहती है कि तमाम लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें वोट कास्ट करने के लिए कौन से बूथ पे जाना है या उनका बूथ कहाँ है। दूसरी एक उससे बड़ी समस्या ये होती है कि मैक्सिमम जो वोटर होता है वो कई बार इस उसमें बैठा रहता है कि अब देखता है घड़ी की 2 बजा, अभी तो बहुत भीड़ होगी, गर्मी होगी, तो वो इस वजह से जाता नहीं है। तो इस मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो था वो इस ऐप को लॉन्च करा गया, और बाकायदा इसके लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वोटर किस तरीके से बूथ का देख पाएगा कि उसको कहाँ एलोकेट करा गया है, किस तरीके से जाना है, क्या उसका वे होगा। और साथ साथ इसमें एक खास बात जो फीचर दिया गया है वो सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा कि आपके बूथ पर इस समय कितना % मतलब भीड़ है।
ताकि वोटर को वहां पे अच्छा, लाइन जाके कितनी लंबी लाइन है? नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि इस बार देखिए चुनाव जो है वो गर्मी में पड़ रहा है, और इस गर्मी से बचाने के लिए वोटर में बहुत लंबा लाइन में ना लगना पड़े या और तरीके की समस्याएं ना हो, उसके लिए बराबर जो है ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बनाया गया है। इससे वोटर जो है वो इसको जो है ऐप से डाउनलोड, गूगल प्ले से डाउनलोड करने के बाद जो है उसे अपना जो है अपने वो आइडेंटिटी डालने के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसका वोट कहाँ है, किस बूथ पर है, और उस समय की लाइव अपडेट मिलती रहेगी कि अभी बूथ पर इतना जो है वो वोटर है जो वोट कास्ट कर रहा है। जिस समय उसे लगेगा कि वहाँ पे रश कम है तो वो अपने डाल जाके जो है अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि गर्मी में है, तो इसके लिए जो तमाम वोटर हैं वो वहाँ जाते हैं क्योंकि गर्मी में है, तो उसके लिए भी तमाम तरीके के जो कह सकते हैं व्यवस्थाएं करी गई हैं प्रशासन की ओर से। अभी कल ही परसों जो है वो डीएम ने इस चीज़ को बताया कि जितने भी बूथ होंगे वहाँ पर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो ओआरएस वगैरह रखा जाएगा, ताकि अगर कोई मतदाता है या बूथ पे अगर कोई कर्मी भी है उसे अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए ओआरएस दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मेडिकल किट मौजूद रहेगी, आशा है, मेडिक्लेक्स है, तो इन सबको तैनात वहाँ पे पानी किया की जाएगा। व्यवस्था रहेगी, अगर बराबर रहेगा, ताकि शौचालय भी ठीक से उसको साफ सफाई के बाद तैयार देखिए कर उसकी दिए अगर हम जाएंगे। बात करें तो देखिए इसके लिए तो जब से हमने देखा कि आचार संहिता मतलब लागू हुई है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि डेली शायद ही ऐसा कोई दिन जा रहा हो जिसमें जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो जो है वो एसएसपी के साथ कहीं जा ना रहा है। वो लगातार सारी विधानसभा के अच्छा, जितने बूथ और सब चीजें जितने देख रहे हैं। संवेदनशील बूथ हैं या जो आप कह सकते हैं जो जो चेकिंग के स्पॉट हैं वो बराबर वहां पर जा रहे हैं, जो वाहन की चेकिंग हो रहे हैं उससे जुड़े हुए बराबर निर्देश दे रहे हैं कि अगर किसी वाहन को, पहली बात हर वाहन को ना बूथों रोकिए, पर क्या व्यवस्था है वो सब चीजें व्यवस्थाएं देख सारी रहे हैं। चीजें बराबर आज जैसे अब जो है क्योंकि आदर्श बूथ कई बनते हैं, कई महिला बूथ बनते हैं, पिंक बूथ जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनकी व्यवस्थाओं को लगातार देखा जा रहा है कि वहाँ पे अगर पिंक बूथ पे महिलाएं आएंगी तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, तो उसके अनुसार अगर जहाँ जहाँ नहीं मिल रहे थे तो उसके लिए बराबर इंतजाम करे गए, ताकि मतदान वाले दिन अगर वोटर वहाँ पे जाता है और उसे कोई दिक्कत रहती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, उसे तुरंत वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके लिए बराबर जो है वो दिशा निर्देश वहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे खास बात ये रही कि देखिए अब से पहले हमने तमाम ऐसे चुनाव देखे हैं जिसमें बराबर जो होता है कुछ ना कुछ इशू खड़े होते रहते थे, लेकिन अब की बार इस तरीके के इशू नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी खुद इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि कभी भी किसी समय कंट्रोल रूम चले जाना, एक बार तो उन्हें जब मोबाइल नंबर जो कंट्रोल नंबर का नंबर था वो बंद मिलता तो उस पर नाराजगी जाहिर करते हैं। नहीं, अभी तक अगर हम देखें तो जैसे बहुत नोट पकड़े जाने की बात होती थी, शराब पकड़े जाने की बात होती थी, अभी वैसा कोई सीन प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है, सख्ती की है, सबके साथ एक मैसेज सबको कन्वे कर दिया गया है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा अगर कोई गड़बड़ी करेगा। बहरहाल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर, तमाम व्यवस्थाएं बूथों पर की गई हैं। द लीडर हिंदी की भी हमारी ये सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी मतदाता हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, साथ को जो मतदान यहाँ होने जा रहा है उसको एक उत्सव के तौर पर मनाएं और ये साबित कर दें कि जिस तरह प्रशासन ने कोशिशें की हैं अब हमारी भी कोशिशें उससे आगे जानी है और हमको ये साबित कर देना है कि देश भर में हम सबसे आगे मतदान में खड़े होंगे। इस चुनाव में क्या होगा ये अब कल तय होगा कि किस तरह से वोट पड़ेंगे और फिर उसका क्या नतीजा आता है। नेताओं ने अपने तौर पर तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब जनता की बारी है, जनता क्या फैसला सुनाती है उसके लिए इंतजार करिए। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।